सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? घड़ी कर रही है इशारा 3 बजने का और वक्त हो चला है हमारा मनपसंद प्रोग्राम का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम का, जिसमें क्लास 1 और 2 की पढ़ाई होती है और हम नई नई चीजें सीखते हैं, वह भी मजेदार ढंग से। अभी चूंकि हम लोगों के स्कूल बंद हैं, इसीलिए अपनी पढ़ाई घर पर ही रहकर करनी है, जिसमें हमारे साथ होते हैं मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़े लोग। तो तैयार है ना आप सब? चलिए देखते हैं आज का कार्यक्रम हम लोगों के लिए क्या क्या लेकर आया है। आज हम लोग सबसे पहले सुनेंगे बापू की पाती, जिसमें हम राष्ट्रपति महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर प्रेरणा पाते हैं। उसके बाद हम लोग जोड़ के कुछ दिलचस्प उदाहरणों को देखेंगे। उसके बाद 10 से 20 तक के घटाओं के उदाहरणों को समझेंगे और फिर अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास मनोरंजन और मस्ती के साथ। 10 से 20 तक की संख्याओं का जोड़। हेलो दोस्तों, मैं हूँ तोता। इस पाठ में आपका स्वागत है। आइए देखें कि इस पाठ में हम क्या सीखेंगे। आज हम 20 तक की संख्याओं को जोड़ना सीखेंगे। आज छोटू और आरती की कक्षा में बच्चे कागज की नाव बनाने वाले हैं। सभी बच्चे अपने अपने घर से रंग बिरंगे कागज लाए हैं। छोटू और आरती के पास भी कुछ रंगीन कागज हैं। मैडम ने बच्चों को नाव बनाना बताया और बच्चे भी मैडम के साथ नाव बनाने लगे। छोटू और आरती को नाव बनाने में इतना मजा आ रहा था कि उन्होंने बहुत सारी नाव बना ली। आओ बच्चों देखें कि छोटू और आरती ने मिलकर कुल कितनी नाव बनाई हैं। 1, 2, 3, 4, 5। तो छोटू ने बनाई 5 नाव और आरती ने बनाई 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5 नाव। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि छोटू और आरती ने मिलकर कुल कितनी नाव बनाई हैं? जी हाँ, छोटू और आरती ने मिलकर बनाई हैं 10 नाव। आरती के पास एक कागज बचा हुआ था और उसने एक और नाव बना ली। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि छोटू और आरती के पास अब कितनी नाव हैं? आइए देखें। 10 नाव के साथ एक और नाव, तो हो गई कुल 11 नाव। तो बच्चों, देखा आपने, जब हम 10 नाव के साथ एक और नाव जोड़ें तो कुल नाव हो जाएंगी 11 नाव। बसंत का मौसम आ गया है। छोटू और आरती बगीचे में खेल रहे हैं और बगीचे में चारों ओर फूल ही फूल बिखरे हुए हैं। आरती, क्यों ना हम इन फूलों से माला बनाएं? हाँ छोटू, मैं धागे का गुच्छा ले आती हूँ और तब तक मैं कुछ फूल इकट्ठा कर लेता हूँ। छोटू और आरती ने फूलों की माला बनानी शुरू कर दी। छोटू ने 7 सफेद फूलों से अपनी माला बनाई और आरती ने अपनी माला में 5 सफेद फूल डाले। तो बच्चों, क्या आप बता सकते हैं छोटू और आरती ने कुल कितने सफेद फूलों से माला बनाई? आओ देखें। छोटू ने डाले 7 सफेद फूल और आरती ने डाले 5 सफेद फूल। तो बच्चों, सारे फूलों को साथ में देखें तो ये हो गए 10 फूलों का एक समूह और 2 और फूल, यानी कुल मिलाकर 12 फूल। तो बच्चों, 7 और 5 फूल हुए
कुल 12 फूल। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इस पाठ में आपने 20 तक की संख्याओं को जोड़ना सीखा। अगली वीडियो में हम 20 तक की संख्याओं को जोड़ने के कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। 10 से 20 तक की संख्याओं के जोड़ के दिलचस्प उदाहरण भाग 1। तो बच्चों, पिछली वीडियो में आपने 20 तक की संख्याओं को जोड़ना सीखा। इस वीडियो में हम 20 तक की संख्याओं को जोड़ने के कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। छोटू और सोनू आज खेलने के लिए अपनी गेंदें, बॉल्स मैदान में लाए हैं। खेलने से पहले वे दोनों एक दूसरे को अपनी गेंदें दिखाने लगे। वाह छोटू, तुम्हारे पास तो बहुत सारी गेंद है। हाँ सोनू, मेरे पास 9 गेंदें हैं। तुम्हारे पास कितनी गेंद है? मेरे पास 4 गेंद है। तो हमारे पास कुल मिलाकर कितनी गेंद हुई? बच्चों, क्या आपको पता है? आइए देखें। छोटू के पास है 9 गेंद और सोनू के पास है 4 गेंद। तो इसका मतलब है कि सारी गेंदों को मिलाकर बन रहा है 10 का एक समूह और 3 और गेंदें, यानी कुल मिलाकर हुई 13 गेंदें। तो बच्चों, 9 गेंदें और 4 और गेंदें मिलकर हुई 13 गेंदें। बच्चों, क्या आपको दहाई और इकाई याद है? यहाँ हमारे पास है 13 गेंदें, यानी 1 दहाई जिसमें 10 गेंदें हैं और 3 इकाई जिसमें 3 गेंदें हैं। बच्चों, आज आरती का जन्मदिन है। आरती के सारे दोस्त उसके लिए पार्टी करने की तैयारी कर रहे हैं। नेहा पार्टी के लिए गुब्बारे फुला रही है। लाओ नेहा, मैं भी गुब्बारे फुलाने में तुम्हारी मदद करता हूँ। बच्चों, नेहा ने फुलाए 12 गुब्बारे और छोटू ने फुलाए 4 गुब्बारे। क्या आप बता सकते हैं कि छोटू और नेहा ने मिलकर कुल कितने गुब्बारे फुलाए? आओ देखें। सबसे पहले नेहा ने फुलाए 12 गुब्बारे और छोटू ने फुलाए 4 गुब्बारे। तो बच्चों, जब हम सभी गुब्बारों को एक साथ देखें तो हो गया 10 का एक समूह और 6 और गुब्बारे, यानी हमारे पास हो गए कुल 16 गुब्बारे। जी हाँ बच्चों, तो 12 और 4 गुब्बारे मिलाकर हुए कुल 16 गुब्बारे। इसका मतलब ये है बच्चों कि 12 में जब 4 जोड़ते हैं तो वो 16 होता है। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने संख्याओं को जोड़ने के कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखे, जिनका जोड़ 10 से 20 के बीच था। अगली वीडियो में हम 20 तक की संख्याओं को जोड़ने के कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे और कुछ सामान्य गलतियों के बारे में जानेंगे जो नहीं करनी चाहिए। 10 से 20 तक की संख्याओं के जोड़ के दिलचस्प उदाहरण भाग 2। हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने 20 तक की संख्याओं को जोड़ने के कुछ दिलचस्प उदाहरण देखे। इस वीडियो में हम 20 तक की संख्याओं को जोड़ने के कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे और कुछ सामान्य गलतियों के बारे में जानेंगे जो नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं कि पेड़ पौधे लगाना कितना जरूरी है? जी हाँ, आज छोटू अपनी माँ के साथ बगीचे में पौधे लगा रहा है। ये देखो छोटू, ऐसे लगाते हैं पौधे। इसके बाद इन्हें पानी देना होगा। माँ, मुझे भी पौधा लगाना है। छोटू, अब तुम भी पौधों को ध्यान से लगाना शुरू करो। छोटू ने लगाए 4 पौधे, माँ ने लगाए 9 पौधे। क्या आप बता सकते हैं कि दोनों ने मिलकर कितने पौधे लगाए? आइए देखें। छोटू, जरा गिन कर बताओ कि हमने कितने पौधे लगा लिए हैं? हमने लगाए हैं 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। माँ, हमने कुल 12 पौधे लगाए हैं, है ना माँ? बच्चों, क्या छोटू ने सही गिनती की है? आइए देखें। नहीं छोटू, ऐसे नहीं। आओ एक बार फिर से हम इन पौधों को गिनते हैं। देखो, सबसे पहले तुमने लगाए 4 पौधे, उसके बाद मैंने लगाए 9
और पौधे। तो पहले थे 4 और 4 के बाद ये हुआ 5वां पौधा। ये है 6, फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यानी कुल मिलाकर हमने लगाए 13 पौधे। आज के लिए बस इतना ही। इन वीडियो में आपने 20 तक की संख्याओं को जोड़ना सीखा। मुझे आशा है कि आप यह विषय ठीक से समझ गए होंगे। बाय बच्चों। कोरोना से डरे नहीं, एहतियात बरतें। वैसे तो स्वच्छता और व्यक्तिगत साफ सफाई हर समय जरूरी है, लेकिन अभी कोरोना महामारी फैलने के दौर में यह एकदम आवश्यक हो गई है। बस यह जानने की जरूरत है कि साफ सफाई करने के दौरान आप किन बातों के प्रति विशेष तौर पर सजग रहें। आइए इसे बिंदुवार समझ लें। हाथ को अच्छी तरह से साबुन पानी या हैंड वॉश से कम 20 सेकंड तक धोएं या अल्कोहल सैनिटाइजर से साफ करें। होटल या किसी कार्यालय में जाएं तो वहां उपलब्ध हैंड वॉशिंग प्रोटोकॉल के अनुसार अपने हाथों को साफ करें। कोरोना संक्रमित या कोरोना संदिग्ध व्यक्ति या खांस छींक रहे व्यक्ति से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। भीड़ भाड़ में मास्क लगाए रखें या मुंह नाक को ढक कर रखें। यदि घर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति क्वारंटाइन में है तो उसके व्यक्तिगत उपयोग की चीजों जैसे बर्तन, ग्लास, कप, तौलिया, बिस्तर का इस्तेमाल न करें। फर्श और अन्य सतहों को घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। शौचालय को भी घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। ऑनलाइन सामान मंगाने पर डिलीवरी करने वाले व्यक्ति नियमित आने वाले घरेलू सामान जैसे दूध, अखबार इत्यादि के लिए सुरक्षात्मक तरीके अपनाएं। बस, ट्रेन, ऑटो, टैक्सी, दुकान के काउंटर के संपर्क में आने पर भी एहतियात बरतें। जनहित में जारी राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 104। 10 से 20 तक की संख्याओं का घटाव। हेलो बच्चों, मैं हूँ तोता। इस पाठ में आपका स्वागत है। आइए देखें कि इस पाठ में आप क्या सीखेंगे। इस पाठ में आप 20 तक की संख्याओं को घटाना सीखेंगे। आज 15 अगस्त का दिन है। सभी बच्चे बाजार से पतंग खरीद रहे हैं। छोटू अपने दोस्त सोनू के साथ पतंग खरीदने जा रहा है। सोनू, चलो भाई जल्दी करो, नहीं तो सारी पतंगे बिक जाएंगी। हाँ हाँ छोटू, चलो चलें। सोनू, तुम्हें कितनी पतंगे खरीदनी है? मुझे 3 पतंग लेनी है। आज सारा दिन पतंग उड़ाएंगे। हाँ सोनू, मुझे भी पूरे दिन पतंग उड़ानी है। मैं तो 8 पतंग लूँगा। पूरे दिन मजे करेंगे। भैया मुझे 8 पतंगे दे दो और धागे की 2 रील भी दे देना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो बच्चों, छोटू ने तो 8 पतंग खरीद ली, लेकिन सारी पतंग खत्म हो गई थी। अब सोनू उदास होकर पास के ही एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। अरे भाई, तुम क्यों उदास होते हो? ये लो, तुम मेरी 3 पतंगे ले लो। थैंक यू छोटू। चलो अब घर जाकर पतंग उड़ाते हैं। हाँ हाँ चलो। छोटू छत पर पतंग उड़ाने जा रहा था कि तभी छोटू की माँ ने उसे बुलाकर पूछा कि उसने कितनी पतंगे खरीदी हैं। छोटू ने बोला कि उसने खरीदी तो 8 पतंगे थीं, लेकिन उसमें से 3 पतंगे सोनू को दे दी। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि छोटू के पास अब कितनी पतंगे बची हैं? जी हाँ, अब छोटू के पास है 5 पतंगे। आज छोटू का दोस्त सोनू उसके घर आया है। सोनू छोटू को कुछ दिखाने के लिए लाया है। आइए देखते हैं वह क्या है। छोटू छोटू, देखो मैं क्या लाया हूँ। दिखाओ सोनू, क्या लाए हो? यह देखो, मेरी दादी ने मुझे पेंसिल का डिब्बा दिया। इसमें अलग अलग रंगों की पेंसिल है। वाह, ये तो बहुत सुंदर लग रही है। सोनू, क्या तुम बता सकते हो यह कितनी पेंसिलें हैं? हाँ, यह कुल 16 पेंसिल है। ओह, इतनी सारी पेंसिल। सोनू, क्या तुम मुझे भी इनमें से कुछ पेंसिल दोगे? ठीक है छोटू, मैं तुम्हें 4 पेंसिल देता हूँ। सोनू, तुमने मुझे 4 पेंसिल दे दी,
इसका मतलब अब तुम्हारे पास कम पेंसिलें हैं। क्या तुम बता सकते हो कि अब तुम्हारे पास कितनी पेंसिल बची हैं? हाँ, बताता हूँ। सबसे पहले मेरे पास थी 16 पेंसिल, फिर उनमें से 4 पेंसिल मैंने तुम्हें दे दिए, तो 16 पेंसिलों में से 4 पेंसिलें हटा दी तो बची 10, और ये 2 यानी 12 पेंसिलें। थैंक यू सोनू। तो बच्चों, इस वीडियो में आपने सीखा कि 9 से बड़ी संख्याओं को कैसे घटाते हैं। अगली वीडियो में हम संख्याओं को घटाने के कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। 10 से 20 तक की संख्याओं के घटाव के दिलचस्प उदाहरण भाग 1। हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने 20 तक की संख्याओं को घटाना सीखा था। इस वीडियो में हम संख्याओं को घटाने के कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। बच्चों, आज छोटू को गणित का पेपर मिला है। वह स्कूल से घर वापस जा रहा है। पता नहीं मेरे पेपर में कितने अंक आए हैं। घर जाकर माँ से पूछूंगा। छोटू, आज तुम्हारे पेपर का परिणाम मिला होगा, तो बताओ तुम्हारे कितने अंक आए हैं? माँ, मैं हिसाब नहीं लगा पा रहा कि मेरे कितने अंक आए हैं। क्या आप मेरी मदद कर दोगे? हाँ छोटू, क्यों नहीं। सबसे पहले ये बताओ कि पेपर कुल कितने अंकों का था? 15 अंक का माँ। अब यह बताओ कि पेपर में तुम्हारी कितनी गलतियाँ थीं? केवल 2 गलतियाँ माँ। 2 गलतियाँ यानी 2 अंक कम। छोटू, अगर तुम 15 अंकों में से 2 अंकों को घटा दोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारे कितने अंक आए हैं। ठीक है माँ, मैं ऐसा करके देखता हूँ। तो पेपर के कुल 15 अंक थे। उसके बाद मैं उनमें से 2 अंकों को घटा देता हूँ। माँ, मुझे कुल 13 अंक मिले हैं। शाबाश, बिल्कुल सही छोटू। छोटू, कल तुम्हारी नई कक्षा का पहला दिन है, तो आज तुम अपनी सारी कॉपियों में से उन कॉपियों को अलग कर लो जो भर चुकी हैं। हाँ माँ। अरे ऐसे नहीं छोटू, सबसे पहले अपनी सारी कॉपियाँ गिन लो। तो अभी मेरे पास है 17 कॉपियाँ। अब तुम उन कॉपियों को अलग कर लो जो भर चुकी हैं। 1, 2, 3, 4, 5 कॉपियाँ भरी हुई हैं। अब 17 कॉपियों में से 5 भरी कॉपियों को घटाकर बताओ कि तुम्हारे पास कितनी खाली कॉपियाँ हैं? तो 17 कॉपियों में से अगर हम 5 कॉपियाँ घटा दें तो बची 12 कॉपियाँ। शाबाश छोटू, बिल्कुल सही। अब बची हुई कॉपियों को अलग से रख दो। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने संख्याओं को घटाने के कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखे। अगली वीडियो में हम 20 तक की संख्याओं को घटाने के कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे और कुछ सामान्य गलतियों के बारे में जानेंगे जो नहीं करनी चाहिए। 10 से 20 तक की संख्याओं के घटाव के दिलचस्प उदाहरण भाग 2। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने संख्याओं को घटाने के कुछ दिलचस्प उदाहरण देखे। इस वीडियो में हम संख्याओं को घटाने के कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे और कुछ सामान्य गलतियों के बारे में जानेंगे जो नहीं करनी चाहिए। आज छोटू और आरती बाजार आए हुए हैं। आरती, क्या तुम्हें पता है कि चूड़ियों की दुकान कहाँ है? हाँ छोटू, बाजार के आखिर में एक चूड़ी वाले की दुकान है। पर तुम चूड़ियाँ क्यों ले रहे हो? आरती, मुझे अपनी माँ के लिए चूड़ियाँ खरीदनी है। कितनी चूड़ियाँ दूं बेटा? आंटी, हमें 16 चूड़ियाँ दे दो। ये लो। छोटू और आरती चूड़ियाँ लेकर छोटू के घर जाते हैं। घर जाकर जब उन्होंने डिब्बा खोलकर देखा तो उसमें 4 चूड़ियाँ टूटी हुई थीं। लगता है रास्ते में लाते हुए टूट गईं। आरती, देखो ये क्या हुआ? डिब्बे में 4 चूड़ियाँ टूट गईं। छोटू, अब तुम्हारे पास कुल कितनी चूड़ियाँ बची? चलो एक एक करके टूटी चूड़ियों को हटाते हैं और बची चूड़ियाँ गिनते हैं। 16 चूड़ियों में से 1 चूड़ी टूटी तो बची 6 चूड़ी। अरे लेकिन ये तो 6 से ज्यादा लग रही हैं। छोटू, तुम गलत गिन रहे हो। तो दोस्तों, देखते हैं आरती ने ऐसा क्यों कहा। 16 में 1 दहाई और 6 इकाई होते हैं और जब हम 16 में से 1 इकाई घटाते हैं तो बचता है 1 दहाई और 5 इकाई यानी 15 चूड़ियाँ।
इसका मतलब ये है बच्चों कि 16 चूड़ियों में से 4 चूड़ियाँ घटाएं तो बचेंगी 12 चूड़ियाँ। तो छोटू के पास है 10 का एक समूह और 2 और चूड़ियाँ, यानी कुल मिलाकर 12 चूड़ियाँ। अच्छा, अब मैं समझा। थैंक यू आरती। बच्चों, कल छोटू के स्कूल में गणित की परीक्षा है। छोटू की माँ ने उसे कुछ सवाल दिए हैं। छोटू, तुम तो जानते ही हो कि इस चिन्ह का क्या मतलब है। हाँ, इस चिन्ह का मतलब है घटाना या कम करना। चलो, अब तुम ये सारे प्रश्न करके कल की परीक्षा के लिए अभ्यास कर लो। माँ, मैंने सारे प्रश्न कर लिए हैं। अरे छोटू, तुम्हारे सारे उत्तर सही हैं, सिवाय एक प्रश्न के। कौन सा प्रश्न माँ? तुमने 16 में से 0 घटाया तो तुम्हें क्या मिलेगा? चलो देखते हैं। ये देखो, सबसे पहले ये रहे 16 गोले। अब इनमें से हमें 0 गोलों को हटाना है। अब तुम बताओ 0 का क्या अर्थ है? एक भी नहीं। तो जब हमने 16 गोलों में से एक भी नहीं घटाया तो हमारे पास कितने गोले रह गए? 16 गोले। हाँ छोटू, सही कहा तुमने, 16 गोले। इसका मतलब ये है छोटू कि किसी भी संख्या में से 0 घटाने से, यानी कुछ भी ना घटाने से हमें वही संख्या मिलती है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इन वीडियो में हमने घटाव के कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखे और कुछ सामान्य गलतियों के बारे में जाना। मुझे आशा है कि आप यह विषय ठीक से समझ गए होंगे। बाय दोस्तों। Covid kagak ada dia. Dia kata, संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम किसी जानवर या पक्षी के एनक्लोजर के पास नहीं चलेंगे, बल्कि चलेंगे वहां जिसके कारण संजय गांधी जैविक उद्यान को राजधानी पटना का लंग्स ऑफ द सिटी यानी शहर का फेफड़ा कहा जाता है।
जी हां, आज हम बात करेंगे संजय गांधी जैविक उद्यान के वनस्पति क्षेत्र की और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार के नूतन प्रयोग के बारे में। जब पूरे विश्व में विकास कार्यों के लिए जंगलों और पेड़ों की बिना रोक टोक कटाई हो रही है, वैसे समय में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार ने निर्णय लिया कि विकास कार्यों के लिए राजधानी पटना या उसके आसपास जितने भी पुराने पेड़ों को रिलोकेट किया गया, उन पेड़ों को वैज्ञानिक तरीके से जड़ सहित उखाड़कर आवश्यकता के अनुसार लगाया जाएगा। उनका समुचित देखभाल किया गया और उन्हें फिर से जीवित किया गया। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के निर्णय को संजय गांधी जैविक उद्यान के कर्मियों ने अपने अथक प्रयास से सही साबित किया है और आज इन पेड़ों में न सिर्फ नई नई पत्तियां आ रही हैं, बल्कि कई टहनियों ने भी अब आकार लेना शुरू कर दिए हैं। आज ये फिर से लगाए गए पेड़ न सिर्फ उद्यान के जंगली दृश्य को बनाए रखने में मदद कर रहे हैं, बल्कि चिड़ियों, तितलियों और गिलहरियों का बसेरा भी बन गया है। जो पटना जू का ओरिएंटेशन है, जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, ये पुराने समय में काफ़ी पुराने टाइम में यहाँ से सोन नदी गुजरती थी और बाद में कालांतर में धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया तो सोन नदी अपना कोर्स शिफ्ट करती गई और इससे काफ़ी दूर तक चली गई। तो यहाँ का सॉइल काफ़ी सैंडी है और इस कारण से यहाँ जो भी प्लांट्स वगैरह हैं उनका ये काफ़ी बाइंडिंग स्ट्रेंथ कम है, ये फ्रेगाइल होते हैं और काफ़ी यहाँ पे जो वृक्ष हैं वो एजेड भी थे और वो धीरे धीरे अपने रोटेशन एज को प्राप्त करते गए या किसी भी तरह का अगर इन्फेस्टेशन हुआ तो उनका रूट सिस्टम कमज़ोर होने के कारण यहाँ पे ये देखा गया कि वृक्ष जो काफ़ी बड़े हैं वो उनका हल्का सा भी बारिश होने पे फेलिंग हो जा रहा है, वो गिर जा रहे हैं, टॉपल कर जा रहे हैं। तो इसी क्रम में पटना के अलग अलग जगहों पे जो डेवलपमेंटल वर्क्स हैं, जैसे अगर कहीं एनएच का एक्सपेंशन हो रहा है, रोड का एक्सपेंशन हो रहा है या एयरपोर्ट पे कार्य चल रहा है, तो वहाँ पे कुछ वृक्षों को वो कंस्ट्रक्शन साइट से हटाया जाना आवश्यक था। तो इसी को देखते हुए बिहार सरकार ने एक बड़ा ही अपने तरह का अनूठा प्रयास किया कि किसी भी वृक्ष को वहाँ से हम लोग काटेंगे नहीं और उसको ट्रांसलोकेट किया जाए। ये अलग अलग तरह के स्पीसीज हैं इसमें, जैसे पीपल, बरगद, गुल्लड़, पाकर, नीम, उसके अलावा करंज, जामुन और भी बहुत सारे स्पीसीज हैं जो यहाँ पे ट्रांसलोकेट किए गए हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है और उसको लगाए जाने के बाद से हम लोग देख सकते हैं कि लगभग
100% जो यहाँ प्लांट्स लगाए गए थे सभी के सभी सक्सेसफुली लग चुके हैं, सभी में ब्रांचेज आ गए हैं, कुछ ट्रीज में फ्लावरिंग शुरू हो गया है। और किसी भी प्लांट को ट्रांसप्लांट करने से पहले उनका रूट का प्रिपरेशन किया जाता है। उसके अतिरिक्त जो मेन टेक्निकल चीज़ों को देखा जाता है उसमें इनके ब्रांचेज का भी कटिंग किया जाता है। कटिंग करने के बाद बॉडेक्स मिक्सचर का लेप लगाया जाता है जिससे कि उसमें किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन नहीं हो जो ब्रांचेस कट किए जाते हैं। उसके बाद एक पार्टिकुलर पैटर्न में ही ये प्लांट जो है ग्रो करते हैं। तो ऐसा देखने में प्रतीत होता है जैसे ये बड़े आकार के बॉन्साई हैं जो पार्क्स के लिए बड़ा ही अनूठा इनका एक स्ट्रक्चर होता है, आर्किटेक्ट होता है। तो टोपाइडी और जो बॉन्साई की कला है वो अगर कहा जाए तो ये एक बड़े प्लांट में करना भी अपने आप में एक अलग ही संतुष्टि देता है। 153 एकड़ में फैला ये संजय गांधी जैविक उद्यान 2 भागों में बटा है। एक भाग जंतु का है और दूसरा वनस्पति का। यहाँ आने वाले दर्शक हर प्रकार के जानवर और पक्षी को देखकर रोमांचित होते हैं और साथ साथ इन 150 प्रजाति के 3000 से भी अधिक पेड़ों के छांव में आकर चैन की सांस लेते हैं। यही है संजय गांधी जैविक उद्यान की खासियत। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आज हम जिस पक्षी के बारे में बात करेंगे वो हिमालयन ग्रिफिन है, जिसे लोग बड़ा गिद्ध भी कहते हैं। ये एक बड़े आकार का फीके पीले रंग का गिद्ध होता है जो सारे हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। हिमालय में ये भारत के अलावा काबुल से भूटान, तुर्किस्तान और तिब्बत तक में पाए जाते हैं। हिमालयन ग्रिफिन एक अनूठा पीला सफेद गिद्ध है। इसके पंख काफी बड़े और पूंछ छोटी होती है। इसका ज्यादातर शरीर हल्के पीले सफेद रंग का होता है। इन्हें हिमालय में 1200 से 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर देखा जा सकता है। इसमें नर और मादा दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। ये गिद्ध दिन के समय सक्रिय होते हैं। इस दौरान ये आसमान में काफी ऊंचाई पर उड़ते हुए मरे जानवर को देखकर एक समूह में उसे खाने के लिए आते हैं। इनकी दृष्टि काफी तेज होती है और आसमान में काफी ऊंचाई से मरे हुए जानवरों को देख लेते हैं। नर व मादा मिलकर चूजों को पालते हैं। मादा एक ही अंडा देती है। गिद्ध की ये प्रजाति भी धीरे धीरे कम हो रही है। इसकी औसत आयु 20 से 35 वर्षों तक होती है और इनका गर्भकाल 58 दिनों का होता है। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनको नेचुरल स्कैवेंजर कहा जाता है। ये स्कैवेंजिंग का काम करते हैं। जो भी कार्कासेस हैं या वाइल्ड में हो या लाइव स्टॉक के होते हैं उसको ये स्कैवेंजिंग करके खाते हैं, जिसके कारण नेचर हमेशा क्लीन बना रहता है। काफ़ी बड़े होते हैं, लगभग इनका जो हाइट होता है वो 3.5 फीट तक पहुंच जाता है। ये लगातार नहीं उड़ सकते हैं लेकिन ये काफ़ी ऊंचाई तक उड़ते हैं। जो इनका मैक्सिमम अल्टीट्यूड है जिस पे ये फ्लाई करते हैं, जो मिनिमम अल्टीट्यूड मतलब इससे ऊपर ही उड़ेंगे, ये लगभग 1200 मीटर है। इसके ऊपर ही ये ज़्यादा पाए जाते हैं। ये फरवरी मार्च में एग लेइंग प्रारंभ करते हैं और जो इनका क्लच साइज है ये 1 से 2 तक का ही होता है, काफ़ी छोटा होता है और उसे एक बच्चा निकलता है जो नेस्टिंग करते हैं। इनके पेरेंट्स काफ़ी अच्छे से नेस्टिंग करवाते हैं। उसके बाद ये लगभग 5 से 6 महीना रहने के बाद वो उनसे सेपरेट हो जाते हैं। पटना जू में इन्हें चिकन दिया जाता है खाने में और ये लगभग 1.5 kg चिकन एक वल्चर को दिया जाता है
और जो इनका मॉर्फोलॉजी है, जो इनका फिजिकल फीचर्स हैं, उसमें जो पिकुलरिटी है, उनके लेग के पास में हेयर का टफ्ट पाया जाता है और गर्दन के पास भी वाइट कलर का एक पैच होता है। हिमालयन ग्रिफन का जो IUCN स्टेटस है वो नियरली थ्रेटेंड है और इनके पॉपुलेशन में उतना ज़्यादा डिक्लाइन नहीं आया है जो और वल्चर्स में आया है। और जो स्टडीज़ है, साइंटिफिक स्टडीज़, उसके थ्रू ये पता चला है कि जो भी वल्चर में रिसेंट डिक्लाइन पॉपुलेशन में हुआ है, उसका मेन रीज़न है जो एनिमल कार्कासेस हैं, जो लाइव स्टॉक के कार्कासेस हैं, उसमें पाया जाने वाला एक केमिकल डिक्लोफेनाक जो एज ए पेन किलर यूज किया जाता है और मरने के बाद भी उनके बॉडी में इसका रेसिड्यूज पाया जाता है और इसे कंजम्पशन के बाद वल्चर जो इसे खाते हैं तो उनके बॉडी में चला जाता है और धीरे धीरे एग ले करते हैं, उसका सेल काफ़ी कमज़ोर होता है, उससे प्री मैच्योर हैचिंग हो जाता है बर्ड्स का और उनका डेथ होने लगता है। और प्रोलॉन्ग्ड डिक्लोफेनाक को खाने से वल्चर्स हैं, उनके लीवर और अनवाइटल ऑर्गन्स में भी डिजेनरेशन होता है, जिसके कारण उनका समय से पहले डेथ हो जाता है। गिद्ध के बाद हम जिस चिड़िया के बारे में बात करेंगे वो चील यानी काइट है। ये बेहद चतुर और फुर्तीले होते हैं। इनके शरीर के ऊपरी हिस्से का रंग भूरा और आंख के पीछे एक काला धब्बा और बाहर का पंख हल्के काले रंग का होता है। इनकी चोंच आगे की ओर झुकी हुई होती है और ये यहाँ के स्थायी निवासी हैं जो सामान्यतः खुले मैदान और मानव बस्तियों के सामने उड़ते हैं। ये शिकारी पक्षी होते हैं जो ऊपर से ही अपने भोजन की तलाश करते हैं और जब इन्हें अपना भोजन दिख जाता है तो बहुत तेजी से उस पर झपट्टा मारकर लेकर उड़ जाते हैं। ये सर्वभक्षी होते हैं जो छोटे पक्षी, चूहे और मरे हुए जानवर खाना पसंद करते हैं। ये आसमान में काफी ऊंचाई पर उड़ते हैं। इनका वजन 700 से 900 ग्राम तक होता है। ये 2 साल के बाद प्रजनन योग्य हो जाते हैं और मादा चील 30 दिन के बाद एक बार में 1 से 30 अंडे देती है। संजय गांधी जैविक उद्यान में चील और ब्लैक काइट जो हैं ये काफ़ी अच्छे तरीके से रह रहे हैं। यहाँ पे इनके रख रखाव के लिए प्राकृतिक वास का आभास दिया गया है और उसी ये वातावरण में रहते हैं। चील जो हैं इनकी आवाज़ एक बहुत ही कॉमन आवाज़ है, ची ची करने की आवाज़ आती है। इसकी आवाज़ ही एक विशिष्टता है कि पहचान हो जाता है कि आसपास में चील है, जिसे हम लोग ब्लैक काइट भी कहते हैं। पूरे भारत में पाए जाते हैं, 2300 मीटर के नीचे पाए जाते हैं। ये हिमालयन रीजन में भी पाए जाते हैं। भारत के सभी वनों में ये पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से एक रैप्टर शिकारी पक्षी हैं जो मूलतः जो जंगलों में जो बड़े जानवरों के द्वारा शिकार किए जाते हैं उसका जो बचे हुए मांस होते हैं उसका भक्षण करते हैं। छोटे छोटे छिपकली, चूहे इत्यादि का, इंसेक्ट का भी ये खाना खाते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान में हम लोग इनके आहार के रूप में मांस देते हैं, चिकन देते हैं इनको। इनके जो चोंच होते हैं हल्के पीले होते हैं और पैर भी इनके हल्के पीले रंग के होते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान में जो चील के केज का रख रखाव किया जाता है, इनके बैठने के लिए जो एक व्यवस्था की जाती है, काफ़ी एक प्राकृतिक रूप से इनको बैठने की व्यवस्था की गई है। इनके केज में पौधे वगैरह लगे हुए हैं, छाया भी दिया गया है, पानी की व्यवस्था की जाती है, साफ सफाई रख रखाव बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में हिमालयन ग्रिफिन और चील दोनों को बेहद पसंद किया जाता है और यहाँ आने वाले हर दर्शक इनके इंक्लोजर के पास इन्हें देखने आते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान के जू आउटरीच प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो चलिए आज के कड़ी में चलते हैं ज़ेब्रा के इंक्लोजर की ओर। ज़ेब्रा अफ्रीका में पाए जाने वाला घोड़े प्रजाति का पशु है। इसकी ऊंचाई 4 फीट 6 इंच तक और वजन 350 किलोग्राम तक होती है। इसके दौड़ने की रफ्तार 55 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। ज़ेब्रा मुख्यतः हरी पत्तियां, घास, पेड़ों की टहनियां एवं छाल खाता है।
वास्तव में ज़ेब्रा काले रंग के होते हैं और बाद में उनके शरीर पर सफेद रंग की धारियां बननी शुरू हो जाती हैं। जिस तरह से हर इंसान के फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं, उसी तरह से हर ज़ेब्रा के शरीर पर बनी धारियों का पैटर्न भी अलग अलग होता है। ज़ेब्रा बड़े बहादुर होते हैं और किसी शिकारी से बचने के लिए ये समूह में रहते हैं, जिससे शिकारी के लिए किसी ज़ेब्रा को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब कोई ज़ेब्रा किसी शिकारी द्वारा घायल हो जाता है तो दूसरे ज़ेब्रा उसके आसपास इकट्ठा होकर उसे बचाने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही वो भागते हुए जिग-जैग मोशन में भागने के कारण शिकारियों को धोखा भी दे देते हैं। पटना जू में ज़ेब्रा 2006-07 से है और वर्तमान में अभी हमारे पास 2 ज़ेब्रा हैं, एक नर तथा एक मादा। और जो फीमेल ज़ेब्रा है इसे लास्ट ईयर अलीपुर जू से कलकत्ता से लाया गया था और हमारा प्रयास है कि इनमें भी प्रजनन करवाकर इनकी जनसंख्या को बढ़ाया जा सके। जब हम ज़ेब्रा की बात करते हैं तो इसके बारे में बताना लाजमी होगा कि ज़ेब्रा एक एक्जोटिक एनिमल है, अर्थात ये इंडिया में नहीं पाया जाता है। इनका जो नेचुरल हैबिटाट है वो अफ्रीका है। पटना जू में जो ज़ेब्रा हैं इनके लिए काफ़ी बड़ा इनक्लोजर बनाया गया है। इसके अलावा 2 इनका नाइट हाउस भी है जो इनके में इन्हें खाना देने तथा शेड में बारिश वगैरह में छिपने के लिए जगह प्रदान करता है। ये ज़्यादातर जो ड्राई एरियाज़ में रहते हैं तथा बालू और उस तरह के एरिया में ज़्यादा पाए जाते हैं। इन्हें बरसात और जो ह्यूमिड एरिया है उसमें ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो उसी से मिलता जुलता है यहाँ पटना के जो जू इनक्लोजर है इसको उसी ढंग से नेचुरलिस्टिक बनाया जाता है। इसके मेंटेनेंस के तौर पे हम लोग यहाँ पे जो बालू का रेगुलर चेंज करते हैं तथा चूना इत्यादि का छिड़काव किया जाता है, जिससे कि इनमें फ्ली या अन्य किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो। मादा ज़ेब्रा 3 वर्ष में और नर ज़ेब्रा 5 साल में प्रजनन योग्य हो जाते हैं। इनका गर्भावस्था काल लगभग 12 माह का होता है। ये सामान्यतः 25 वर्षों तक जीवित रहते हैं। ज़ेब्रा की सुनने और देखने की क्षमता अधिक होती है और यह रात में भी देखने में सक्षम हैं। ज़ेब्रा के सोने का अंदाज थोड़ा अलग होता है। वो लेटकर सोने के बजाय खड़े खड़े ही सो लेते हैं। झुंड में चलते हुए नर ज़ेब्रा सबसे आगे चलते हैं और उनके पीछे मादा ज़ेब्रा चलती हैं। नर ज़ेब्रा झुंड को लीड करता है। तो आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। आप अपने विचार हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9431043527 या ईमेल आईडी bepcddprogram@gmail.com पर भेज सकते हैं। इसके अलावा इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में भी उपलब्ध है। विजिट करें www.bepcssa.in।
तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों। अरे भाई राजू, क्या? अरे सुने कि कल चाचा कुछ बता रहे थे। क्या बोल रहे थे? हाँ, चाचा कल बहुत बढ़िया बात बता रहे थे। कह रहे थे कि हम लोगों को अपने बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ स्कूल भेजने से कुछ नहीं होता। बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग ये करेंगे कैसे? हम लोगों को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। हम भी यही सोच रहे थे। अरे वो देखो, मास्टर साहब भी सही टाइम पे आ गए। चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। मास्टर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मास्टर साहब, आपसे एक बात का जानकारी लेना था। हाँ पूछिए। अब हम लोग तो ठहरे कम पढ़े लिखे आदमी, हाँ। लेकिन हम लोग का बच्चा लोग स्कूल में जाके क्या करता है, क्या सीखता है, क्या पढ़ता है, ये हम लोग कैसे जानेंगे? होता आसान है। अच्छा कैसे? चलिए आप लोग स्कूल में, हम बताते हैं। जी जी चलिए। जी सर चलिए। चलो चलो। हाँ हाँ चलिए। हाँ हाँ हम उठा लेते हैं। चल। आइए, ये देखिए, ये है क्लास 3 का अधिगम प्रतिफल पोस्टर। इसका मतलब है यदि आपका बच्चा वर्ग 3 में पढ़ता है तो उसे इस पोस्टर में जो लिखी गई सारी चीजें उसे जानकारी होनी चाहिए। ये क्या है? पक्षी। और ये क्या है? पेड़। यानी कि तीसरी कक्षा समाप्त होते होते आपका बच्चा पशु, पक्षी, फूल, पत्ती आदि के बारे में सीख जाएगा। हर क्लास और हर विषय के लिए अधिगम प्रतिफल पोस्टर बनाए गए हैं। आइए कुछ दूसरे तरीके जानते हैं। जी सर। ये देखिए, ये है हमारे बच्चों की कॉपियाँ और ये है सही का निशान। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का उत्तर आपके बच्चे ने बिल्कुल सही दिया है। जितना ज़्यादा होंगे ये निशान उतना बढ़िया सीखा है आपका बच्चा। और ये क्या है? गलत का निशान। हाँ, ये है गलत का निशान और इसका मतलब है आपके बच्चे ने इस प्रश्न में कुछ गलती की होगी। और ये निशान जितना ज़्यादा होगा आपको अपने बच्चे पे उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन पूरे साल में हमारा बच्चा क्या क्या सीखा ये कैसे जानेंगे? बिल्कुल जानेंगे। उसके लिए भी हमारे पास कुछ साधन है। उनमें से एक है प्रगति पत्रक। इसके माध्यम से आप घर बैठे जान सकेंगे कि आपका बच्चा पूरे साल में क्या कुछ सीखा। देखिए, ये है 3 स्टार। इसका मतलब होता है सीख चुका है, आपका बच्चा सीख चुका है। और 2 स्टार का मतलब है बच्चा सीख रहा है। और 1 स्टार का मतलब अभी सीखने की आवश्यकता है। जी हाँ। ये तो बहुत आसान है। अब तो हम जैसे बिना पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों की कॉपी आसानी से जांच कर पाएंगे। बिल्कुल जांच पाएंगे मनोज। हाँ। मास्टर साहब, आपने तो बिल्कुल सही बात बताई थी। तो ठीक है, चलते हैं। आज जो आपने हमको बताया है वो हम सबको बताएंगे। आप क्या करेंगे? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। आशा करती हूँ बच्चों, आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।